हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन इन सुंदर सर्स क्लासेस। फ्रेंड्स, बीच में कुछ दिन का थोड़ा सा जो गैप रह गया उसके लिए आई अपोलोजाइज फॉर दैट। ड्यू टू सम पर्सनल रीजन्स I could not upload the new videos. Our today's topic, we are again going to start the same series, our translation series, use of there. आज हम जो शुरू कर रहे हैं हमारी ट्रांसलेशन जो सीरीज़ है हमारी, जो हमने शुरू की हुई थी ट्रांसलेशन लर्निंग की, उसी सीरीज़ के अंतर्गत आज हम देखेंगे यूज़ देयर का, कि देयर का यूज़ हम कहाँ करते हैं ट्रांसलेशन में और किन परिस्थितियों में करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि देयर क्या है। देयर अपने आप में कोई सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करवाता है, इसलिए इसको इंट्रोडक्टरी एडवर्ब भी कहा जाता है। ये एडजेक्टिव भी हमारा ये एडजेक्टिव भी काम करता है ये, तो इसलिए इसको जो है एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में इसे माना जाता है, यूज़ किया जाता है। तो आज हम देखेंगे कि देयर का यूज़ हम कहाँ और किन परिस्थितियों में करते हैं। तो लीजिए, सबसे पहले मैं कुछ एग्जाम्पल आपको इसके बताता हूँ कि देयर का प्रयोग हमने कहाँ करना है। कि जैसे कोई भी जो चीज़ है, कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, कोई आमतौर पे कोई ऐसी कोई भी चीज़ जो अनिश्चित है, अनिश्चित सब्जेक्ट या अनिश्चित स्थिति या किसी प्रकार की चीज़ का कोई अवगत करवाती है, कोई आभास करवाती है, तो वहाँ हम देयर का यूज़ करते हैं। दूसरी बात, देयर का प्रयोग हम एक और परिस्थिति में करते हैं कि जैसे कोई भी किसी के पास कोई वस्तु या कोई चीज़ होने का आभास होता है, लेकिन वो जो चीज़ या वो कोई वस्तु है वो किसके पास है, एक नॉन लिविंग थिंग्स के पास अगर कोई चीज़ है, तो वहाँ हम देयर इंट्रोडक्टरी के रूप में यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह दूँ कि इस कमरे में 10 व्यक्ति हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो कमरा है ये 10 व्यक्ति रखता है, 10 व्यक्तियों की कैपेसिटी है या 10 व्यक्ति इसके अंदर पॉजिटिव है। तो इस प्रकार से जैसे हम कहते हैं कि इस पेन में स्याही नहीं है या पेन में स्याही है, पॉकेट में पर्स है, तो इस प्रकार की चीज़ें होती हैं जहां हमें किसी पॉजिटिवनेस का भी पता चलता हो। जैसे मैं कह दूं कि मेज़ पर कुछ पुस्तकें हैं, तो इसका मतलब क्या है कि एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट किसी दूसरी नॉन लिविंग थिंग्स को या लिविंग थिंग्स को पॉजिटिव करता है, अपने पास होने का आभास होता है, तो ऐसी परिस्थितियों में हम यूज़ करते हैं देयर का। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं, जैसे मेज पर कुछ पुस्तकें हैं, जैसे ये है। इसका मतलब क्या है कि मेज जो है वो भी नॉन लिविंग है, पुस्तकें भी नॉन लिविंग है। इसका मतलब क्या है कि मेज जो है कुछ पुस्तकों को पॉजिटिव कर रही है, उसके पास है कोई चीज़। या हम कहते हैं जैसे कमरे में 2 व्यक्ति थे। इसका मतलब ये हो गया कि कमरा जो है नॉन लिविंग है और ये पॉजिटिव कर रहा था 2 व्यक्तियों को, 2 पर्सन्स को। तो इस प्रकार से ऐसे जो सब्जेक्ट्स होते हैं, ऐसे हमारे पास जो सेंटेंसेज होते हैं, इन सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे हमारा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट जो है वो देयर यूज हम करेंगे। देखते हैं हम इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर जो है वो किसी भी सेंटेंस ट्रांसलेशन में स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देयर के बाद हम बी का यूज़ करते हैं, बी फॉर्म का यूज़ करते हैं। अब ये मैं आपको बता दूं कि बी फॉर्म के अंतर्गत आप इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, विल बी या शैल बी जो भी है, और उसके बाद आपने यूज़ करना है नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन, और लास्ट के अंदर आप हमारे जो एक्स्ट्रा वर्ड्स, जो अदर वर्ड्स बचते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये हमारी एक स्ट्रक्चर होगी। अब इसमें एक चीज़ और भी ध्यान रख सकते हैं आप, यहाँ बी के बजाय यहाँ पर आप कोई भी अदर हेल्पिंग वर्ड्स भी यहाँ पर आ सकती है। जैसे कोई मॉडल्स है आपके ऑक्सिलरी है, वो भी यहाँ पर यूज़ हम कर सकते हैं वो सेंटेंस के सेंस के अनुसार कोई भी चीज़। तो बी एज एन हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ यूज़ करते हैं।
तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर कोई अदर भी आ सकती है। स्ट्रक्चर हमारा यही रहेगा। अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो आपने क्या करना है कि देयर और उसके बाद जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद आप नोट लगा देंगे, तो स्ट्रक्चर सेम ही होता है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में आप जो भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, बी की फॉर्म है या कोई भी और अदर हेल्पिंग वर्ब है, आप उसको देयर से पहले पुट करेंगे। क्वेश्चन वर्ड है तो वो हेल्पिंग वर्ब से पहले लगा देंगे। जो स्ट्रक्चर आपको पहले बताई है उसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपने इस सेंटेंस को फ्रेम करना है। तो ये हमारी एक स्ट्रक्चर थी। देखिए हम कुछ एग्जाम्पल इसके हम लेते हैं। देखिए जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था, मेज पर कुछ पुस्तकें हैं। कमरे में 2 व्यक्ति थे। देश में बहुत सी समस्याएं हैं। क्या इस पुस्तक में 50 पेज थे? यदि इस प्रकार से हमने, देखिए यहाँ पर आपके प्रेजेंट के भी हैं, पास्ट के भी हैं, आगे आप फ्यूचर के भी जो है कोई भी सेंटेंस आप इसमें ले सकते हैं, आप बना सकते हैं। तो लीजिए सबसे पहले हम लेते हैं कि मेज पर कुछ पुस्तकें हैं। अब इसमें ये चीज़ ध्यान रखना, सबसे पहले हमने क्या लगाना है, देयर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, देयर। और इसमें ध्यान रखना है कि जो भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब ये लगती है, ये हेल्पिंग वर्ब देयर को देख के कभी नहीं लगेगी, क्योंकि देयर अपने आप में कोई सब्जेक्ट नहीं है। हमने क्या करना है कि जो हमने यहाँ बताई था आपको नाउन या प्रोनाउन, जो नाउन या प्रोनाउन इसके अंदर यूज हो रहा है हमने उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्या है, मेज है। तो मेज और उसके बाद मेज पर क्या है, मेन चीज़ें किसके बारे में जिक्र कर गया है, कुछ पुस्तकों के बारे में। तो यहाँ पर हमारे पास जो मेन जो है वो क्या है, कुछ पुस्तकें। तो मेन जो जिक्र जिसके बारे में हो रहा है वो कुछ पुस्तकें। तो हम इसको लेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग प्रेजेंट टेंस है तो हम आज लगा देंगे यहाँ आर। देयर आर सम बुक्स, देयर आर सम बुक्स मेज पर, ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, ये बन जाएगा आपका वही देयर। बी की फॉर्म आ गई है, ये हमारा नाउन या प्रोनाउन जो भी है, और उसके बाद अदर वर्ड से ये आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कमरे में 2 व्यक्ति थे, तो वही आगे हम लेंगे इसमें देयर। अब इसमें क्या है, 2 व्यक्ति, तो प्लूरल हो गया और पास्ट टेंस है हमारे पास, थे पास्ट टेंस है, तो नेचुरली वर्ब देयर वर 2 persons कमरे में, इन द रूम, इन द रूम। इसी प्रकार से नेक्स्ट ले लीजिए, जैसे देश में बहुत सी समस्याएं हैं, प्रेजेंट टेंस में है, तो यहां पर भी आप क्या लिखेंगे इसमें, देयर आर बहुत सी, देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स इन कंट्री। ये भी हमारा इस प्रकार से, ये इंट्रोगेटिव था। क्या इस पुस्तक में 100 पेज थे, पास्ट टेंस। तो यहाँ पर हमारे पास तो इंट्रोडक्टरी देयर, देयर के बाद हमने क्या लगाना है इसमें, 50 पेज, सब्जेक्ट हमारा 50 पेजों के बारे में जिक्र है, तो पास्ट टेंस है तो वर आ जाएगा इसमें। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसमें, वर, फिर वही देयर, वर देयर। अब क्या थे, 50 पेजेस, वर देयर 50 पेजेस इस पुस्तक में, इन दिस बुक। पीछे क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आप कर सकते हैं ट्रांसलेशन को, देयर वाले सेंटेंसेस को। ये फ्रेंड्स कुछ और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं देयर के यूज के। जैसे हमने सबसे पहले एग्जाम्पल लिया, जैसे एक बार एक शेर था। कई बार जैसे आपने स्टोरीज पढ़ी होगी, लिखा हो, देखा कि जैसे एक जंगल था,
एक बूढ़ा आदमी रहता था, एक शेर था, या इसी प्रकार से जैसे गर्मी का दिन था। इस प्रकार से आपने देखा कि हमने सेंटेंसेस जो है स्टोरी की शुरुआत में जो है, या कहते हैं पुराने ज़माने की बात है, एक बार एक किसी गांव में एक आदमी रहता था, एक जंगल में एक शेर था। तो इस प्रकार के सेंटेंस भी, तो इस प्रकार के लिए, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है कि जो है जो सब्जेक्ट है यहाँ पर उसको इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है इस प्रकार के सेंटेंसेस में भी, तो यहाँ भी हम देयर का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम ये लेते हैं, एक बार एक शेर था, एक बार एक शेर था, तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, एक बार। अगर सीधा आ जाएगी भी एक शेर था तो आप लिख सकते हैं देयर वॉज अ लायन, लेकिन यहाँ पर एक बार एक शेर था, तो यहाँ आप वंस लगा सकते हो पहले, वंस देयर वॉज अ लायन। अगर सीधा आ जाएगी एक शेर था, एक जंगल था, ठीक है, तो इस प्रकार से आप आए तो आप सीधा लगा सकते हैं देयर वॉज ए लाइन। एक कुआं था, देयर वॉज ए वेल, तो एक बार आ गया तो हमने इसके साथ जोड़ दिया। नेक्स्ट से समाज में भाईचारा रहना चाहिए। अब ये सेंटेंस भी क्या है कि वही है, इसमें के अंदर भी हमने इसमें इंट्रोडक्टरी देयर शुड बी। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर हम मॉडल्स लगा देंगे शुड बी, क्योंकि यहाँ पर क्या है एक एडवाइस है इस प्रकार की, तो यहाँ हम मॉडल्स का यूज करेंगे बिफोर में। देयर शुड बी क्या रहना चाहिए, भाईचारा, ब्रदरहुड। समाज में, इन सोसाइटी, इन सोसाइटी। नेक्स्ट जैसे एक दिन दुनिया में शांति होगी। अब यहां देखिए फ्यूचर का सेंटेंस है, तो यहां पर भी आप क्या लिखोगे, देयर विल बी, देयर विल बी क्या होगी, हमने सब्जेक्ट ले रहा है शांति को, देयर विल बी पीस, देयर विल बी पीस कहां, दुनिया में, देयर विल बी पीस इन द वर्ल्ड वन डे। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। अब देखिए कितने दिन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वो भी इंट्रोगेटिव वर्ड्स वाला, तो इसमें आपने थोड़ा सा ध्यान क्या रखेंगे कि एक सप्ताह में कितने दिन, तो पहले आप इंट्रोगेटिव वर्ड को लिखेंगे, कितने दिन, हाउ मैनी डेज, हाउ मैनी डेज। अब ये तो हो गया हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड। अब हमने क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। इंट्रोगेटिव है, सेंटेंस है, तो पहले हेल्पिंग वर्ब लगाओगे। अब प्रेजेंट है, कितने दिन प्लूरल में है, तो क्या लगाओगे, आर, हाउ मैनी डेज आर, उसके बाद आप देयर लगाओगे, हाउ मैनी डेज आर देयर, एक सप्ताह में, इन ए वीक, इन अ वीक, पीछे क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से आप ये सेंटेंस बना सकते हैं। अगर आप इनकी प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपनी रिटन इंग्लिश और यहाँ तक कि स्पोकन इंग्लिश को भी आप आसानी से इम्प्रूव कर सकते हैं, और धीरे धीरे वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे प्रैक्टिस के ज़रिए आप और भी ज़्यादा जो है ना फ्लुएंट हो सकते हैं इंग्लिश स्पोकन में भी और रिटन में भी। क्योंकि एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि आप अगर चाहते हैं कि आपकी स्पोकन इंग्लिश बढ़िया हो, बेटर हो, तो इसके लिए आपको रिटन इंग्लिश भी इम्प्रूव करनी पड़ेगी। क्योंकि रिटन इंग्लिश जब तक आपको राइट करना नहीं आएगा, जब तक आपके पास वोकैब नहीं होगी, जब तक आपके पास प्रैक्टिस नहीं होगी, यू कांट स्पीक प्रॉपरली और फ्लुएंटली। इसलिए ट्रांसलेशन सीरीज जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, आपको और बेटर बनाने के लिए, इवन आपकी स्पोकन, आइदर स्पोकन और योर रिटन इंग्लिश। सो बने रहिए मेरे साथ, और जो फ्रेंड्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू इट नाउ। इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर भी कर सकते हैं और कमेंट करना मत भूलिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ ट्रांसलेशन सीरीज़ के नेक्स्ट लेसन में। तब तक हैव ए नाइस डे, थैंक यू।